दोस्तों आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर जो कि जनवरी जो कि जनवरी महीने का है। लेकिन ये मैगजीन मार्च 2026 की है। ये मैगजीन जब आती है तो इसमें जो है एक महीने पहले का, जैसे ये मार्च में आई तो इसमें जनवरी का करंट अफेयर होता है, जनवरी का करंट अफेयर होता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आइए, और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये पीसीएस, आरओ, एआरओ, ठीक, और लोअर पीसीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक राष्ट्र समाचार, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा आर्थिकी, चौथा अंतर्राष्ट्रीय। इसी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए, पहले जो हमारी हेडिंग है वो है राष्ट्र समाचार, उसके अंदर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। इसमें उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है। ठीक, इसमें लिखा हुआ है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डैम शहर बना। ठीक है, जो हमारा लखनऊ है, लखनऊ सिटी, वह उत्तर प्रदेश का फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डैम शहर बन गया। अब नीचे देखिए क्या लिखा लिखा है कि 22 जनवरी 2026 को लखनऊ ने अपने ताज़ा नगर निगम कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करने की उपलब्धि हासिल की। ठीक है, तो इसमें हमारा, और नीचे कुछ तथ्य दिया हुआ है। मुख्य तथ्य क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि सिवरी संयंत्र, सिवरी में तीसरे ताज़ा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन के साथ शहर की कुल क्षमता 2100 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई। देखिए, ये लिखा है कि वास्टर गार्बेज, जो वेस्ट गार्बेज वो है प्रोसेसिंग है, उसके भी लिखा हुआ है कि जो सिवरी हमारा प्लांट है उसमें जो है उसकी क्षमता कितनी है, 2100 मीट्रिक टन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है कचरा प्रबंधन, ठीक है, मतलब होता है वेस्ट मैनेजमेंट। कह रहा है लखनऊ प्रतिदिन लगभग 2000 मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन करता है, जिसे जैविक और अजैविक भागों में विभाजित कर दिया था। ये सिंपल से कह रहा है कि जो जो कचरा है उसको हम बायो और डी बायोडिग्रेडेबल में हम तोड़ तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है, अब तीसरा कह रहा है लेगेसी वेस्ट। शहर के 18.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 12.86 मीट्रिक टन का वैज्ञानिक उपचार पहले ही किया जा चुका है। चौथा पॉइंट लिखा है कि भविष्य की योजना, सिवरी में 15 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्थापित करने की योजना है जो कचरे से बिजली उत्पादित करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। एग्जाम में हमसे क्या पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का पहला जीरो प्लस वेस्ट वेस्ट डैम शहर कौन सा बना, तो क्या होगा, लखनऊ। ठीक है, तो ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसमें और हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने को तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब सिवरी में 15 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्थापित करने की योजना है। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह एक आर्थिक मॉडल है जो संसाधनों के पुनः चक्रण और कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग करने पर आधारित है। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब हो गया है कि जो आपका वेस्ट है, ठीक है, उसको आप रिसाइकिल करिए और उसको एक मैनेजमेंट की तरह, मतलब उससे भी आप कमाई के साधन ढूंढिए। जैसे कि आप कोई कचरा है उससे आपने कोई डलिया बना लिया। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखते होंगे कि जैसे कोई कचरा है उससे आपने कोई डलिया बना ली, कोई कचरा उससे आपने पंखा बना लिया। ठीक है, कचरे की बोतल से कई लोग प्लास्टिक की मेज कुर्सियाँ बना लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कचरे कचरे का उपयोग करके देश की इकोनॉमी में मतलब कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक, आगे आइए, दूसरी आपकी न्यूज है पार्वती अर्गा पंछी अभयारण्य। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, कह रहा है 30 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पंछी अभयारण्य के चारों ओर जैव विविधता की रक्षा हेतु इको संस्टी जोन अधिसूचित किया। ठीक है, तो हमारी न्यूज़ क्या हो गई कि पार्वती अर्गा जो हमारा पंछी अभयारण्य है उसको केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया। ठीक है, अधिसूचित किया। अब नीचे आइए पढ़िए, लिखा है मुख्य मुख्य तथ्य, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट। कह रहा है विस्तार, यह अभ्यारण्य लगभग 1084 हेक्टेयर में फैला है और गंगा के मैदानी इलाकों का एक महत्वपूर्ण आधभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा प्रवासी पक्षी, यह मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गलियारा है। ठीक है, प्रतिबंध लिखा। कह रहा इस एसजेड का दर्जा मिलने से यह अनियंत्रित निर्माण, प्रदूषण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगेगी जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। क्या होगा बताइए इससे? जो इसको इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर आप अनियंत्रित गतिविधियाँ, मतलब जो इंसान यहाँ चले जाते हैं और मतलब घूमते हैं, गंदगी फैलाते हैं, क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। ठीक है, औद्योगिक गतिविधियाँ, मतलब औद्योगिक गतिविधियाँ मतलब एक तरह से वहाँ पर खनन खनन के कार्य चालू हो जाते हैं। कोई वहाँ मतलब एक तरह से कोयला ढूंढने लगा, हो सकता है कोई वहाँ जानवरों की जो है अवैध उनको मारा जाने लगा, या फिर एक्सपोर्ट किए जाने लगे मार करके जानवरों की खाल को। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरी तरह से जो इसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, मतलब लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। परमिशन के बाद ही आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, इसको इको सेंसिटिव जोन मतलब का दर्जा देने के बाद। ठीक है, चौथा क्या है, पर्यटन सरकार का उद्देश्य इसे पारिस्थितिक अखंडता से समझौता किए बिना एक जिम्मेदार इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करना है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि इस पंछी अभयारण्य में हमारा इको टूरिज्म बढ़े, मतलब लोग जाएं, लोग देखें, लेकिन लोग किसी प्रकार जानवरों को हानि ना पहुंचाएं, ना वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गंदगी करें। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो गया? इसको हमारा ये इंपॉर्टेंट हुआ कि पार्वती अर्गा पंछी अभयारण्य को केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया। ठीक है, सिर्फ ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा 21 मई लेखपाल के एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन 21 मई 2026 को लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। सिर्फ इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय। ठीक है, कह रहा है 5 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती पर लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। ठीक है, मतलब ब्रेल पुस्तकालय आप जानते हैं, ब्रेल लिपि जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए लाइब्रेरी का निर्माण करना। ठीक है, जो लोग देख नहीं पाते उसे क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि। ठीक है, तो उसके लिए लाइब्रेरी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक, तो कहाँ किया गया है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बताइए? ठीक है, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो फर्स्ट है, फर्स्ट राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसमें सिर्फ इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये लिखा हुआ है कि वर्तमान में इसमें एनईपी के अनुरूप 4000 से अधिक पुस्तकें हैं, जिसे एक वर्ष में 10,000 तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। पहुंच, यह विश्वविद्यालय के साथ साथ बाहरी दृष्टि लिखे, क्या लिखा है, बाहरी दृष्टि बाधित छात्रों को के लिए भी सुलभ होगा, मतलब जो लोग क्या है आंखों से देख नहीं पाते उनके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी, उत्तर प्रदेश में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, AIPOC। ठीक है, AIPOC। ठीक, क्या लिखा है कि 19 से 21 जनवरी 2026 तक लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बताइए कहाँ किया गया आयोजन? लखनऊ में किया गया। ठीक है, इसका विषय क्या था? सम्मेलन का मुख्य विषय मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र रखा गया, भागीदारी। इसमें 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा AIPOC बन गया है। ठीक, और नीचे क्या लिखा है, प्रमुख संकल्प सम्मेलन में विकसित भारत 2047 राज्य विधानसभाओं के प्रति वर्ष न्यूनतम 30 बैठकें सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय विधायी सूचकांक बनाने का प्रस्ताव अपनाए गए। ठीक है, उद्घाटन, सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। ठीक है, इस न्यूज में बताइए हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा सम्मेलन कहाँ हुआ। ठीक, ये हमारा सम्मेलन हुआ लखनऊ में। ठीक है, तो ये 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जिसे बोलते हैं AIPOC कहाँ हुआ? यह 19 से 21 जनवरी 2026 तक लखनऊ में हुआ। ठीक है, इसका विषय कौन सा था? कई बार विषय एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका विषय क्या था? मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। ठीक है,
अब अब इस कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल राज्यपाल मिस गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने किया। ठीक है, तो इस न्यूज़ में हमारा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे आइए आप, ये है बिहार करंट अफेयर। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इस करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और यदि आप यूपी के रहने वाले हैं, ठीक, तो ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये देख लेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसी न्यूज है जो इंटरनेशनल के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है, मतलब इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। कह रहा है कि सोन नदी जल बंटवारे समझौते को स्वीकृति। कह रहा है एक 13 जनवरी 2026 को बिहार कैबिनेट ने झारखंड के साथ सोन नदी जल विवाद सुलझाने हेतु इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के मसौदे समझौता मतलब एमओयू मंजूरी दी। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसको आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, पूरी पूरी न्यूज आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है सोन नदी। सोन नदी बस ये फैक्ट है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, इसलिए आपको स्टैटिक अलग से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी यदि आप इस छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट को भी तैयार करते चले जाएंगे। क्या लिखा है, कह रहा है कि सोन नदी हमारी यह गंगा की एक प्रमुख प्रमुख सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। बताइए सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है, तो ये भी सोन नदी का उद्गम स्थान भी हमको पता चल गया। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आइए आप, क्या लिखा है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से ही इस देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस करंट अफेयर को, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया। ठीक है, कह रहा 2 जनवरी 2026 को बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, सिंपल सा है। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या लिखा, कह रहा है यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का दूसरा रिजर्व होगा जो बाघों के संरक्षण हेतु अतिरिक्त पर्यावास प्रदान करेगा। सामरिक महत्व इसका क्या है? कैमूर क्षेत्र बिहार मध्य प्रदेश के वनों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण गढ़ियाले के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आपने कैमूर की पहाड़ियाँ भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वो यहीं पे ही है। ठीक, अब बताइए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है। ठीक, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब नीचे आइए, एक ये लिखा हुआ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, एनटीसीए, यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के माध्यम से की गई। यह देश के प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ अभ्यारण्यों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट है बता सकते हैं आप? इसमें हमारा इसका स्थापना दिवस बस इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक, तो बस हो गया, तो यही इंपॉर्टेंट है। कब की गई बताइए? इसकी स्थापना 2006 में की गई। इसकी स्थापना 2006 में की गई और किस एक्ट के तहत की गई? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत के माध्यम से की गई। बस इसमें हमारा सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। अब हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इस न्यूज़ में। ठीक है, पहला क्या, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था बिहार का? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, और इसके बाद हमको ये न्यूज़ पढ़ना है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ठीक है, और किस एक्ट के तहत हुई थी? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, अब आप आगे आइए, इसमें लिखा है कि बिहार में सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना। ठीक है, यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंटरनेशनली वे में देखें तो ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, या तो इसको पढ़ के देख लीजिए। क्या बिहार में सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना हाल में बिहार के लखीसराय जिले में के कचरा में पूरी भारत की सबसे बड़ी सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना के प्रथम चरण का परिचालन शुरू किया गया। ठीक है, मुख्य क्षमता इसकी क्या है?
301 मेगावाट सौर ऊर्जा और 495 वाट बैटरी स्टोरेज है। ठीक है, तकनीक इसमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का तकनीक का प्रयोग किया गया है। ग्रिड, इसे 132 केवी ट्रांसमीटर प्रणाली के माध्यम से राज्य से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो बस यही इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यदि आप इंपॉर्टेंट बात करेंगे भी, तो यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है कि बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बिहार में सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना, ठीक है, की शुरुआत की गई। ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि पूर्वी भारत की सबसे बड़ी सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना है ये। ठीक है, बस, और कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें आपका। आगे आइए, लिखा है गया में पर्यटन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, तो अब आप, मैंने बताया था कि यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और इस करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके, हाँ, ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। ठीक है, गया में पर्यटन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक, आइए देखते हैं इसको। देखिए, न्यूज़ हमारी क्या थी कि गया में पर्यटन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, कह रहा है कि 29 दिसंबर 2025 को गया जिला प्रशासन ने बोध गया और गया में पर्यटन को व्यवस्थित करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम का प्रस्ताव रखा। ठीक है, आगे आइए। कह रहा मुख्य तत्व उद्देश्य क्या था कि गया में जो सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया, कह रहा पर्यटकों की सुविधाएं को सुदृढ़ करना, मतलब मजबूत करना, और पर्यटन क्षेत्र में व्यवसाय संचालन हेतु सभी अनुमोदन एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र जैसे महाबोधि मंदिर में, ठीक है, और विष्णुपाद मंदिर और अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रभाव, यह प्रणाली नौकरशाही के विलंब को कम करेगी, स्थानीय रोजगार को सृजित करेगी और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। ठीक है, इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये हमारा हो गया स्टैटिक फैक्ट। ठीक है, ये हमको आना चाहिए। कह रहा महाबोधि मंदिर, महाबोधि के मंदिर के बारे में आप जानिए। कह रहा बिहार के बोध गया में स्थित यह मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। यह मंदिर कहाँ स्थित है, बिहार के बोध गया में, बोध गया में स्थित यह मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ मंदिर में क्या गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। और वहाँ पर जो फेमस मंदिर कौन सा है, महाबोधि मंदिर है। सम्राट अशोक द्वारा तीस ती, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित इस मंदिर की वर्तमान संरचना गुप्त काल की है। इस मंदिर को कब संरचना कब की गई थी, गुप्त काल में की गई थी। इसे 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, 2002 में इसको यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी दे दी है। तो इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि महाबोधि मंदिर जो है हमारा कहाँ स्थित है, बोध गया में स्थित है। ठीक है, और यह किस लिए प्रसिद्ध है, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक, अब आप आगे आइए। कह रहा है गोपालगंज में 316 करोड़ की विकसित परियोजनाएं शुरू की गई। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अलवर में 81 प्रजातियों वाला प्रमुख जैविक उद्यान विकसित होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। अब ये न्यूज़ है आपकी राजस्थान की। ठीक है, तो ये राजस्थान स्पेशल हो गई, जो हम स्टेट स्पेसिफिक न्यूज पढ़ते हैं, अब ये राजस्थान की न्यूज हो गई। तो राजस्थान के अलवर में 81 प्रजातियों वाला प्रमुख जैविक उद्यान विकसित होगा। ठीक है, तो कहाँ विकसित होगा, लिखिए, कहाँ और विकसित होगा, राजस्थान में विकसित होगा। ठीक है, कहाँ विकसित होगा, राजस्थान में। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कह रहा 23 जनवरी 2026 को राजस्थान सरकार ने अलवर के कटिहारी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पहले अत्याधुनिक जैविक उद्यान, ठीक, के विकास की घोषणा की।
ठीक है। क्या है मुख्य तथ्य परियोजना का आकार, यह उद्यान लगभग 100 हेक्टेयर में फैला है, जिसे 30% क्षेत्र चिड़ियाघर और 70% हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित होगा। ठीक है, कुछ मत पढ़िए आप, सिर्फ ये है न्यूज़ आप छोड़, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और इस करंट अफेयर को देख रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि आप यूपी वगैरह किसी और देश राज्य के रहने वाले हैं तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राजस्थान स्पेशल, राजस्थान स्पेशल न्यूज। ठीक है, इसको लिखे दे रहा है। ठीक, अब आगे आइए। कह रहा है कि अत्याधुनिक सुविधाएं, गिर गुजरात की तर्ज पर यहाँ हाईटेक, शायद कुछ मिस हो गया। ठीक, यहाँ पे आइए, लिखा है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश से संबंधित हम थोड़ा न्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है इंदौर में पेयजल संदूषण और शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन संकट। ठीक है, मतलब पेयजल संदूषण मतलब होता है पानी की खराबी, और शहरी अपशिष्ट मतलब हो गया जो हमारा वाटर गार्बेज सिस्टम है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है, जल प्रबंधन सिस्टम मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसके रिलेटेड ही न्यूज़ है ये। कह रहा 5 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में सीवेज के पेयजल आपूर्ति में मिलने से स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया। इस संकट से के कारण आधिकारिक तौर पर कम से कम 15 लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए ये न्यूज अभी हमारी बहुत ज़्यादा चर्चा पे रही है, मतलब उसमें न्यूज़ में जो हमारे मीडिया है उस इसने बहुत ज़्यादा कवर किया। क्या हुआ कि जो सीवरेज है, जो हमारा लैट्रिन का जो पाइप है, उस वो फट करके और जो पीने वाला पानी है उसमें जाके मिल गया। तो लोग तो जो पानी पी रहे थे वो तो पूरा गंदा हो गया। तो उससे क्या हुआ, लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये न्यूज जनरल पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर के प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक, अब आप आइए राजस्थान, यहाँ पर देखिए फिर से राजस्थान की एक न्यूज आ गई है। लिखा है कि वामन वास कांकड़ राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल में भी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए भी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि वामन वास कांगड़ राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत बन गई। ठीक है, लिखा है कि 14 जनवरी 2026 को राजस्थान की वामनवास कांकड़ पंचायत को राज्य की पहली पूर्ण रूप से जैविक पंचायत घोषित किया गया। ठीक है, राजस्थान की पहली, ठीक है, जैविक पंचायत घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया, वामनवास कांकड़ पंचायत। ठीक है, राज्य की पहली पूर्ण रूप से जैविक ग्राम परियोजना घोषित किया गया। ठीक है, अब इसमें इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम इनको पढ़ लेते हैं, शायद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिल जाए। ठीक है, लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि भौगोलिक विस्तार, इसके तहत 7 बस्तियां शामिल है जहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर। जैविक है तो कीटनाशक का प्रयोग तो आप वैसे भी नहीं करेंगे, उर्वरक का, फर्टिलाइजर का, कीटनाशक का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि जैविक है। ठीक है, और जैविक में क्या, जैविक में पूरा नेचुरल तरीके से हम उसका उत्पादन करते हैं, खाद वगैरह का। ठीक है, कार्य प्रणाली क्या है, किसान अब ये लिखा, क्या लिखा है, नेचुरल नेचुरल फर्टिलाइजर, बायो मतलब प्राकृतिक खाद, फसल चक्र और जैविक कीट नियंत्रण पद्धतियों पर निर्भर है। नीतिगत संरक्षण मतलब यह पहल केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना और सिक्किम मॉडल के विजन पर मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, और महत्व क्या है, शुष्क क्षेत्र होने के बावजूद यह सामूहिक सामुदायिक प्रयास मिट्टी की उर्वरता और सुरक्षित खाद्य प्रणालियों के लिए एक मिसाल है। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वामनवास कांकड़ राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत बन गई, सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, कह रहा नगौरी अश्वगंधा को भौगोलिक उपदर्शन जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, भौगोलिक उपदर्शन मतलब क्या मिल गया है, जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारी, कि हमारी एक एक राजस्थान में पाई जाने वाली एक दवा है अश्वगंधा, आप सुना होगा। ठीक है, आयुर्वेद में इसका काफ़ी जिक्र है। ठीक है, उसको क्या मिल गया है, उसको जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, अब नीचे पढ़िए क्या लिखा, 11 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने राजस्थान के नागौर जिले में उत्पादित नागौर अश्वगंधा को आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला जनवरी के महीने में, तो नगौरा अश्वगंधा को जीआई टैग मिला, बस हो गया, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। आगे आइए,
अब और जीआई मान्यता इस क्यों मिला, इसके रीजन लिखा हुआ है। कह रहा मारवाड़ क्षेत्र के नागौर जिले में उगने वाले इस अश्वगंधा को इसकी विशिष्ट औषधि गुणवत्ता के लिए मान्यता मिली है। मतलब इस अश्वगंधा में कुछ ऐसे औषधीय गुण विद्यमान हैं जिसके कारण से इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। प्रभाव क्या है, इसके साथ ही राजस्थान के उत्पादों की कुल संख्या 22 हो गई है। जो राजस्थान में जो हमारे जीआई टैग मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हो गए हैं, 22 हो गए हैं। मतलब राजस्थान के 22 प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग मिल चुका है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। यह किसानों को वैश्विक फार्मा बाजार के बेहतर हेतु मूल्य दिलाने में सहायक होगा। ठीक है। जीआई टैग के बारे में लिखा हुआ है कि जीआई टैग किसको मिलता है, कब मिलता है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आप झारखंड आइए। ठीक, झारखंड में लिखा हुआ है कि झारखंड में 25 वर्षों बाद पेशा अधिनियम लागू हुआ है। ठीक, पेशा अधिनियम के बारे में नीचे पढ़ेंगे। कह रहा 19 जनवरी 2026 को झारखंड सरकार ने राज्य गठन के लिए लगभग 25 वर्षों बाद अंततः पेशा नियमों को लागू करने की अधिसूचना जारी की। ठीक है। मुख्य तथ्य विस्तार, यह नए नियम राज्य के 24 में से 13 अनुसूचित जिलों जैसे रांची, खूंटी, दुमका को पूर्ण रूप से और अन्य में आंशिक रूप से प्रभावी होंगे। ठीक है। सभा को सर्वोच्चता, ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों, खनिज, लघु खनिजों और सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु सर्वोच्च संस्था घोषित किया गया। सांस्कृतिक सुरक्षा, यह अधिनियम जनजाति समुदायों के पारंपरिक रीति रिवाजों, विवाद समाधान प्रणालियों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा सुनिश्चित करेगा। ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। इसमें यदि आप झारखंड के रहने वाले हैं, फिर से ध्यान रखिए, यदि आप झारखंड के स्टूडेंट हैं और इस करंट अफेयर को आप देख रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंटरनेशनल वे में भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंटरनेशनली वे मतलब झारखंड में 25 वर्ष, क्योंकि 25 वर्षों के बाद ऐसा कुछ हुआ है ना, पेशा अधिनियम लागू हुआ। ठीक है। सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम पेशा, जो हमारा पेशा एक्ट है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये पेशा क्या, ये पेशा एक्ट है आखिर हमारा है क्या। ये 1996 में लाया गया था, 1996 में। ठीक है। क्या है आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम का उद्देश्य संविधान के भाग 9, ठीक है, पंचायती राज के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची क्षेत्रों जनजाति बहुल तक विस्तारित करना है। यह ग्राम सभाओं को स्वशासन और संसाधनों पर नियंत्रण का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है ताकि जनजातीय आबादी के शोषण को रोका जा सके। देखिए, हो सकता है आपको पेशा अधिनियम कम समझ में आया हो, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। देखिए, जो हमारा भाग 9 है वो क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। और जो हमारी अनुसूचित जनजातियों में जो हमारी 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि जो हमारा जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों को जो है, जनजातीय क्षेत्रों को हम क्या करेंगे, जनजातीय क्षेत्रों को स्पेशल दर्जा मिला है, स्पेशल दर्जा है ना। 5वीं अनुसूची में क्या मिला है, जनजातीय जो दर्जा है उनको स्पेशल सॉरी स्पेशल दर्जा मिला हुआ है। तो जो पेशा अधिनियम यहाँ पर जो लाया गया है वह तीन जिलों के लिए लाया गया है, रांची, खूंटी और दुमका। इसका मतलब ये हुआ कि रांची, खूंटी और दुमका को 5वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो इनको भी स्पेशल दर्जा मिल जाएगा। मतलब इनको भी जो है, जो जो राज्य की ओर से जो फंड जो निर्धारित होता है, जो राज्य का फंड है, उसमें से कुछ पैसा इन जिलों को ही मिल जाएगा। तो इन जिलों का विस्तार अच्छे से हो जाएगा, इन जिलों में डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलने की संभावना अधिक अच्छी हो जाएगी। ठीक है। यही तो है। और जो वहाँ पर निचली जात के लोग हैं उनका शोषण कम हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इस अधिनियम को लाया गया है। ठीक है। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। झारखंड में ओल चिकी शताब्दी समारोह, देखिए क्या है ये। क्या 29 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के कराढ़ी में संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में भाग लिया। ठीक है। इस लिपि का इतिहास, ओल चिकी लिपि का आविष्कार वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाली भाषा के लेखन हेतु किया गया था। ठीक है। तो बस क्या इंपॉर्टेंट है बताइए, हमारा यही इंपॉर्टेंट है कि ओल चिकी शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया, झारखंड में किया गया। ठीक है। किसने किया इसका उद्घाटन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के कराहडीह में, ठीक है, ओल चिकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में भाग लिया। बस यही इंपॉर्टेंट है, और हम कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें, ये सब छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, लिखा है कि शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, ठीक है। शिबू सोरेन कौन थे? मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी थे, ठीक है। तो इनको क्या मिला हुआ है? इनको पद्म भूषण मिला है, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, ठीक है। अब आइए जानते हैं शिबू सोरेन के बारे में। यदि आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप राज्य के किसी और ज़िले से देख रहे हैं झारखंड के अलावा, तो ये न्यूज़ आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइए हम इसको पढ़ते हैं। कह रहा है शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला, ठीक है। 25 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या की केंद्र सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा की। तो ये शिबू सोरेन हमारे कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी थे शिबू सोरेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुख्य तथ्य के बारे में पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा, इनके बारे में थोड़ा सा। जीवन संघर्ष की, ठीक है। 11 जनवरी 1944 को जन्मे शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन महाजनी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष से शुरू हुआ था। नॉट इंपॉर्टेंट। झारखंड आंदोलन, वे पृथक झारखंड राज्य आंदोलन के मुख्य वास्तुकार थे, जिसके परिणाम स्वरूप 2000 वर्ष में राज्य का गठन हुआ, ठीक है। अब आप बता सकते हैं झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? बताइए, झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। देखिए, किससे अलग हुआ था झारखंड? बिहार से अलग हुआ था। जब बिहार का विभाजन हुआ तो झारखंड बना, ठीक है। तो किस वर्ष में? 2000 वर्ष में। इनका बहुत बड़ा योगदान था शिबू सोरेन, ठीक है, जो थे हमारे शख्सियत थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था झारखंड को बिहार से अलग करने में, ठीक है। इसलिए ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब राजनीतिक कैरियर इनका, तो हम पॉलिटिकल कैरियर देख लेते हैं। इन्होंने 3 बार देखिए, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 8 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधित्व किया, मतलब 8 बार दुमका लोकसभा से सीट से ये जीते। सम्मान, उनके समर्थक उन्हें दिसोम गुरु, धरती का गुरु के नाम से पुकारते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, दिसोम गुरु मतलब धरती के गुरु नाम से पुकारते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला। पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे ये, ठीक। और हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको और किस नाम से बुलाया जाता है? दिसोम गुरु मतलब धरती के गुरु के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो ये इतनी सारी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम उत्तराखंड की न्यूज पे आएंगे, ठीक है। उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू कर दिया। अध्यादेश, समान नागरिक संहिता मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप बता सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड किस डीपीएसपी के आर्टिकल के अंतर्गत है? बताइए, थोड़ा सोचिए फिर बताइए कि जो हमारा यूसीसी है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? बताइए, जल्दी से सोचिए थोड़ा सा। जो हमारा यूसीसी है मतलब समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो यह आर्टिकल कौन सा है बताइए? यह आर्टिकल है हमारा 44, ठीक है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अब कह रहा है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अध्यादेश लागू किया उत्तराखंड ने। आइए न्यूज पढ़ते हैं तो समझ ज़्यादा आएगा। लिखा है कि 28 जनवरी 2026 को उत्तराखंड सरकार ने अपने ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता ढांचे को और मजबूत करने के लिए एक संशोधन अध्यादेश लागू किया, ठीक है। तो देखिए, अब लिखा हुआ है मुक्त संवैधानिक आधार। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यातित किया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, ठीक। 1 वर्ष पूर्ण 27 जनवरी 2025 को लागू होने के बाद यूसीसी ने 1 वर्ष पूरा किया, जिसे पूरे राज्य में यूसीसी दिवस के रूप में मनाया गया। डिजिटलीकरण की सफलता, 1 वर्ष के कम समय में 4.7 लाख से अधिक पंजीकरण किए गए। संशोधन का लक्ष्य, नए संशोधनों के उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और दंडात्मक प्रावधानों को भारत के लिए नए कानूनी कोड के साथ संरक्षित करना है, ठीक है। यूसीसी कोड के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप, ठीक है। यह पूरे देश
के लिए एक समान कानून बनाने का प्रस्ताव है। क्या है ये? यह पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाने का प्रस्ताव है जो सभी धार्मिक समुदायों पर उसके व्यक्तिगत कानून हो, जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत के मामले में समान रूप से लागू होता है। यह भारत की संविधान अनुच्छेद 44, मैंने आपसे बताया था ऊपर ही, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी पूरे भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का उल्लेख करता है। थोड़ा सा मैं आपको एक एक ब्रीफ हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। देखिए, समान नागरिक संहिता क्या हो गया? समान नागरिक संहिता मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम मुस्लिम धर्म में देखते हैं कि वो तलाक किस तरह से तलाक दे दिया करते थे। तलाक 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 3 बार तलाक बोल दिया, उनका तलाक हो गया। जबकि हमारे हिंदुइज्म में किस तरह, हिंदुइज्म में यदि आपको तलाक लेना है तो आपको एक प्रॉपर मतलब कोर्ट में जा करके आपको अप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हम अपनी वाइफ से तलाक लेना चाहते हैं, और प्रॉपर उसको आपको 6 महीने या साल भर का समय देना पड़ेगा। ऐसे ही अलग अलग धर्मों ने अपने अपने कुछ नियम बना रखे हैं जो कि सामाजिक स्तर से कहीं ना कहीं इक्वलिटी को शो नहीं करते हैं। अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो उनको कितना दुख होगा कि उनको बस बोल करके तलाक दे दिया गया, तलाक बोल दिया, समझो तलाक हो गया। फिर तलाक के बाद यदि वो अपनी बीवी को वापस लाना चाहता है तो वह पहले किसी मौलाना से शादी करे, फिर इसके बाद वो उसका पति उसको स्वीकार करे। तो कहीं ना कहीं वो प्रोसीजर था बहुत बहुत थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब था। यदि हम यूसीसी लागू कर देंगे तो उस तरह का कोई नियम लगेगा ही नहीं। ना तो आपका 3 तलाक माना जाएगा, ना तो आपका सरिया कानून माना जाएगा, ना तो जो जो अदर और जैनिज्म है वहाँ पर मान लीजिए कुछ रूल संथारा वगैरह होते हैं। जैसे संथारा में आपने सुना होगा कि एक छोटी सी बच्ची को, अभी हमने न्यूज़ सुना था राजस्थान वगैरह में कहीं की ही न्यूज़ है कि एक छोटी बच्ची को कोई बीमारी थी, उसके माँ बाप उसको जैन गुरु के पास ले गए, उन्होंने उसको संथारा कर दिया। संथारा में क्या होता? संथारा में आपको भूखा रखा जाएगा जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। उस बच्चे की उम्र मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल ही होगी। तो अब बताइए क्या क्या ये उसके साथ जस्टिस हुआ? उस छोटी सी बच्ची के साथ, ठीक है, उसके साथ तो जस्टिस हुआ नहीं। उसे तो पता भी नहीं कि संथारा है क्या, ठीक है। तो यदि हम इस तरह के कानून लागू कर देंगे तो आप इस तरह की जो एक्टिविटी है जैसे कि सरिया कानून, 3 तलाक, संथारा वगैरह, इनसे ये पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे। जो कानून पूरे देश में लागू होते हैं इक्वल तरीके से वही उस राज्य में भी लागू होंगे, ठीक है। ये मतलब है यूसीसी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या 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 इंपॉर्टेंट है, ये इसमें हमारा ये पहले तो यही लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू, ठीक है, अध्यादेश लागू हो गया है, ठीक। अब आगे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 27 जनवरी 2025 को लागू होने के बाद यूसीसी ने 1 वर्ष पूरा किया, मतलब 1 वर्ष पूरा हो गया है इसको, ठीक है, यूसीसी लागू हुए, ठीक। और इसके लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने आपको ये आर्टिकल बता दिया था। देखिए, समान नागरिक संहिता का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 44, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक। अब आप आगे आइए, नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि ICJS 2.0 राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रथम स्थान पे है, ठीक है। एक रैंकिंग है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, ये एक रैंकिंग है। उसमें जो इस रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस प्रथम स्थान पे है। ये यह न्यूज पूरी तरह से उत्तराखंड स्पेशल न्यूज है। यदि आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये न्यूज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यह न्यूज क्या है? उत्तराखंड स्पेशल न्यूज है, मतलब आपका यदि कोई पेपर उत्तराखंड का लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंटरनेशनल वे में ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए, हो सकता है आप इस न्यूज़ को उत्तराखंड से देख रहे हो, ठीक है, इस करंट अफेयर को। तो ICJS 2.0 उत्तराखंड पुलिस प्रथम स्थान पर है, बस, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक। नीचे आइए, हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ पढ़ते हैं। कह रहा ग्रीन टू गोल्ड पहल, हिमाचल प्रदेश में एक पहल चालू की गई है, उसका नाम है ग्रीन टू गोल्ड। आइए देखते हैं ये पहल है क्या। 29 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु विनियमित औद्योगिक भांग की खेती के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की, ठीक है। तो क्या था? एक तरह की औद्योगिक भांग की खेती के लिए यह पहल चालू की गई, इंडस्ट्रियल हेम्प, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है नीति के अनुसार केवल वही भांग उगाई जा सकेगी जिसमें
THC टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल की मात्रा 0.3% से कम होगी ताकि उसका दुरुपयोग रोका जा सके। ठीक है। उपयोग, भांग का उपयोग दवाओं, सरदर्द, कपड़ा उद्योग, जैव ईंधन शोधन, सौंदर्य प्रसाधन और हेम्पक्रीट जैसे पर्यावरण अनुकूल सामग्री निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है। औद्योगिक भांग, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल हेम्प। ठीक, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या लिखा है कि यह कैनिबिस सैटिवा पौधे की वह प्रजाति है जिसमें नशीले तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। ये वाली भांग जो है, इसमें नशीले तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। इसका रेशा दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों में से एक है। हेम्पक्रीट भांग के रेशों और चने का मिश्रण है जो कार्बन नेगेटिव का निर्माण करती है, अर्थात वातावरण से से कार्बन एमिशन को रोकने में मदद करती है। मतलब ये लिखा हुआ है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन टू पहल परियोजना जो है कहाँ लागू की गई, हिमाचल प्रदेश में लागू की गई। ठीक है। और किस चीज़ के लिए लागू की गई बताइए, औद्योगिक भांग के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, अब आप आगे आइए। अब ये है उड़ीसा की न्यूज़। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर, ठीक, कौन सा बना, धनु यात्रा। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा 27 दिसंबर 2025 को उड़ीसा के बरगढ़ में 11 दिवसीय धनु यात्रा उद्घाटन किया गया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना गया। ठीक, आइए कथा वस्तु थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह उत्सव भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मामा कंस के वध तक की पौराणिक घटनाओं का पुनः निर्माण आधारित है। ठीक है, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। आपने धनु यात्रा सुनी होगी। ठीक है, तो यह जो फेस्टिवल है, कहाँ का फेस्टिवल है, यह उड़ीसा का फेस्टिवल है, धनु यात्रा। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व के सबसे बड़े ओपन थिएटर मतलब हमने जो धनु यात्रा जो फेस्टिवल है उस विश्व सबसे बड़े ओपन थिएटर के रूम बनाया, मतलब बहुत लॉन्ग वे में इसको मनाया। ठीक है, और यह उत्सव किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण के जन्म। यह उत्सव भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मामा कृष्ण के वध तक, ठीक है, पौराणिक घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया है क्योंकि जो धनु यात्रा है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हम ये फेस्टिवल बना रहे हैं धनु यात्रा, ठीक है, वह किस भगवान से रिलेटेड है, तो भगवान कृष्ण के जन्म से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा न्यूज़ और लिखी हुई है, ये भी पढ़ लेते हैं। यह शहर का रूपांतरण, उत्सव के दौरान पूरा बरगढ़ शहर प्रतीकात्मक रूप से पौराणिक मथुरा में बदल गया जहां सड़कें, महल और आंगन रंचमंच बन जाते हैं। मतलब इसका जो इस फेस्टिवल को हम जो जिस तरह से बनाते हैं, इतने धूमधाम तरीके से बनाते हैं कि मतलब उड़ीसा में ऐसा लगने लगा कि मान लो वो मथुरा में बदल गया है। ठीक है, क्योंकि मथुरा में भगवान कृष्ण ने काफ़ी समय बिताया, मथुरा वृंदावन में। ठीक है, तो उड़ीसा के जो जो शहर है हमारा, जो बरगढ़ शहर है, उसको इतना ज़्यादा मतलब सजा दिया गया कि वो बिल्कुल मथुरा ही लगने लगा। राष्ट्रीय दर्जा, भारत सरकार ने इसकी सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये फेस्टिवल है ना, इसको नेशनल फेस्टिवल के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। ठीक है, आइए धनु यात्रा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। धनु यात्रा ये लिखी हुई है, क्या है धनु यात्रा, कह रहा है ये हमारा स्टैटिक है। ठीक है, धनिक ये हमारा स्टैटिक है, स्टैटिक फैक्ट ये भी हमको पता होना चाहिए। आपको स्टैटिक अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप फेस्टिवल अलग से पढ़ रहे हैं, कभी फिर अलग ढेर सारे फेस्टिवल अलग से पढ़ रहे हैं, धनु यात्रा पढ़ रहे हैं, फिर नागालैंड का फेस्टिवल अलग पढ़ रहे हैं, ठीक, फिर मेघालय का फेस्टिवल अलग पढ़ रहे हैं, मिजोरम का फेस्टिवल अलग पढ़ रहे हैं, वो सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट के साथ ही आप ऐसे फैक्ट तैयार करके फेस्टिवल भी आपका तैयार हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यह है उड़ीसा के बरगढ़ जिले में मनाए जाने वाला वार्षिक नाट्य उत्सव है। कहाँ, धनु यात्रा बताइए कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, ये पूछ लेगा कि जो धनु यात्रा है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, उड़ीसा होगा। इसकी शुरुआत 1947-48 के आसपास ब्रिटिश शासन के अंत के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में की गई थी। ठीक है, इसे बरगढ़ शहर, इसमें जो हमारा बरगढ़ शहर है वो मथुरा बन जाता है, जबकि निकटवर्ती अम्बपाली गांव को गोपुर के रूप में दिखाया जाता है। और
जीरा नदी को यमुना माना जाता है। ठीक है, आपको और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि धनु यात्रा जो फेस्टिवल है वह कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में मनाया जाता है। बस बात खत्म हो गई, इतना पढ़ना था आपको। ठीक है, अब क्या लिखा, उड़ीसा में गुटखा और पान मसाला पूर्णतः प्रतिबंध हो गया। ठीक है, सिंपल सा फैक्ट है कि भारत के किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला को पूर्णतः बंद कर दिया, तो किसने बंद कर दिया, उड़ीसा ने बंद कर दिया। बस, गुटखा और पान मसाला, ठीक है, बंद हो गया पूरी तरह से। अब शाहरुख खान चाहे जितना प्रचार करें, मिलेगा ही नहीं। ठीक, आइए, ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ये सब एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। महाराष्ट्र की न्यूज़ पढ़िए। ठीक है, कह रहा बम्बला नदी सिंचाई परियोजना, 19 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने कृषि और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दो ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिसमें 4,775 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना शामिल है। मुख्य तथ्य, सिंचाई विस्तार, यवतमाला जिले में बम्बला नदी परियोजना के माध्यम से इतने हेक्टेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचाई के दायरे में लाया गया। कृषि लाभ, यह परियोजना विदर्भ क्षेत्र में वर्षा वर्षा पर निर्भरता कम करेगी और किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करेगी। महिमा एजेंसी, कैबिनेट ने महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट के रूप में मंजूरी दी। विदेशी रोजगार, यह एजेंसी प्रशिक्षित एवं कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों से जोड़ने और उनको कौशल मानचित्र के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, अब देखते हैं ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट आपकी है कि नहीं। ठीक, देखिए ये न्यूज़ आपकी महाराष्ट्र स्पेशल है। ठीक है, यदि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वहाँ के स्टूडेंट हैं और महाराष्ट्र का कोई पेपर दे रहे हैं, तो ही आप इसको पढ़ देंगे, वरना आप इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, इस न्यूज़ को आप स्किप कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ये महाराष्ट्र के पेपर में ही, वहाँ कोई पेपर होगा पुलिस का, यदि वो होता है तो ही इस न्यूज़ को आपको पढ़ने की आवश्यकता है, वरना आप मत पढ़िए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ आइए। कह रहा महाराष्ट्र में भारत के पहले रजो निवृत्ति क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक समर्पित सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल चालू की। क्या चालू की स्वास्थ्य पहल, बताइए कि वह क्या है। महाराष्ट्र सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में समर्पित रजो निवृत्ति क्लिनिक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देखिए इंटरनेशनली वैसे ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो गई, देश का मतलब भारत में ये पहला राज्य है जिसने रजोवृत्ति क्लिनिक स्थापित करने की पहल चालू की। ठीक है, ये क्लिनिक एक ही स्थान पर चिकित्सा परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और हार्मोनल संतुलन जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे। ठीक है, देखिए अब रजो निवृत्ति क्लिनिक क्या है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह और जो महिलाओं में मूड स्विंग होता है उसके लिए जो क्लिनिक है उसके रिगार्डिंग वह महाराष्ट्र सरकार ने ही चालू किया है। ठीक है, स्पेसिफिकली जो महिलाओं के लिए जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में उनकी दिक्कत होती है या फिर उनके मूड स्विंग जैसी दिक्कत होती हैं, ठीक है, उसके लिए पर्सनली क्लिनिक बना दिया गया है, जो कि हमारे देश में सिर्फ पहला ही क्लिनिक है और महाराष्ट्र राज्य में ही बनाया गया है। इनके पास पैसा ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, इनके बजट में, तो इन्होंने एक क्लिनिक बना दिया है। ठीक है, आइए अब ये इंटरनेशनल वे में इम्पॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र की न्यूज़ तो है लेकिन हमारे इंटरनेशनल वे में भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब नेशनली वे में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। महाराष्ट्र भारत के पहले रजोवृत्ति क्लिनिक का शुभारंभ किया। ठीक है, यह रजो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र रजोवृत्ति क्लिनिक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, आगे आइए आप। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, गुजरात से है। कह रहा है सानंद गुजरात में भारत की पहली निजी उपग्रह निकाय निर्माण इकाई चालू हो गई। क्या 23 जनवरी 2026 को गुजरात के सानंद में भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण सुविधा पाम नारो की आधारशिला रखी गई। ठीक है, क्या नाम है निर्माण सुविधा का, पाम नारो। ठीक है, मुख्य तत्व पढ़ते हैं थोड़ा सा परियोजना के बारे में। यह संयंत्र अजिस्टा स्पेस द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जो उपग्रह और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के निर्माण पर केंद्रित होगा। ठीक है,
आत्मनिर्भरता, इसका उद्देश्य उपग्रह निर्माण में आयात पर निर्भरता कम करना, आत्मनिर्भर भारत अभियान को अंतरिक्ष क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना है। ठीक है। उद्घाटन, गुजरात गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री मतलब अर्जुन ने इसकी आधारशिला रखी, इसे विक्रम साराभाई के विजन का विस्तार किया गया है। यह इकाई एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के साथ गुजरात के उच्च कुशल तकनीकी नौकरियों और स्टार्टअप के अवसर को पैदा करेगी। यह उच्च तकनीकी क्षेत्र है जिसमें विमान, मिसाइल, अंतरिक्ष यान और उनके घटकों का डिजाइन निर्माण शामिल है। ठीक है, बताइए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात स्पेशल की न्यूज़ तो है ही है, साथ ही साथ नेशनल में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा सानंद, गुजरात में भारत की पहली निजी उपग्रह निर्माण इकाई का संचालन शुरू हुआ। ठीक है, इस जो निर्माण की इकाई थी इसका नाम क्या था, पाम नारो। ठीक, और किस कंपनी द्वारा स्थापित की जा रही है, बताइए। उस कंपनी का नाम क्या था, अजिस्टा स्पेस द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कुछ मत पढ़िए, आगे एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहीं से आएगा। कह रहा सूरत में बिलीमोरा तक शुरू होगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। अब बताइए, भारत की बुलेट ट्रेन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चालू हुई, सूरत से बिलमोरा तक। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा कि भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरुआत होगी, तो कहाँ ऑप्शन ढेर सारे दिए होंगे कि कानपुर से इलाहाबाद, कि मुंबई से पश्चिम बंगाल, ठीक है, कि कहीं से कहीं। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा सूरत से बिलमोरा, तो आपको सूरत से बिलमोरा तक मानना है। ठीक, अब आगे हमें न्यूज और पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1 जनवरी 2026 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड स्पीड रेल परियोजना का परिचालन स्वतंत्रता दिवस 2027 से चालू होगा। मतलब कब से चालू होगा, 2027 से चालू होगी पहली बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन की शुरुआत सूरत से बिलमोरा के बीच में होगी। बताइए शुरुआत कहाँ से कहाँ होगी, शुरुआत कहाँ, सूरत से बिलमोरा के बीच होगी। विशेषताएं क्या होंगी, 508 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का 92% हिस्सा एलिवेटेड होगा। इसमें 21 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे सुरंग, मतलब समुद्र के नीचे भी जाएगा। 21 किलो जो मीटर जो हमारी लाइन बिछी हुई है समुद्र के नीचे, मतलब आप पानी का भी मजा लीजिए, वहाँ मछलियाँ वछलियाँ देखिए, और वहाँ पर दुनिया भर की जितनी भी बायो प्लांट वगैरह हैं, मतलब आराम से समुद्र के अंदर का मजा लीजिए। ठीक है, गति और समय, ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसे मुंबई अहमदाबाद की यात्रा 2 घंटे में रह जाएगी। ठीक है, 320 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, और मुंबई से अहमदाबाद की जो हमारी यात्रा है तो 2 घंटे में हो जाएगी। अभी लगभग शायद मुंबई से अहमदाबाद मुझे हिसाब से शायद 5 से 6 घंटे लगते होंगे, लेकिन अब ये समय बुलेट ट्रेन से यदि आप तय करेंगे तो आपको मात्र 2 घंटे में हो जाएगा। तकनीक एवं वित्त, यह परियोजना जापान की शिंकानसेन तकनीक पर आधारित है और जीका द्वारा 0.1% ब्याज दर पर वित्त पोषित है। बताइए कौन सी कंपनी किस तकनीक से बनाई जा रही है, शिंकानसेन तकनीक पर आधारित है। ठीक है, और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, यह भारत की महत्वाकांक्षा बुलेट परियोजना है जिसे NHSSRL द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, देखिए अब इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए, थोड़ा सोचिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कि जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है वह कहाँ से कहाँ तक चालू होगी, सूरत से बिलमोरा तक। ठीक है, एक लाइन तो हमारी ये इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक, दूसरी चीज जो जो दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि जो 21 किलोमीटर लंबा मार्ग है हमारा वो समुद्र के नीचे से जाएगा। ठीक है, और ये जो बुलेट परियोजना है, ठीक, वह 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 MAHSRL मतलब मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना से संबंधित है। ठीक है, तो एक यह भी आप कर लीजिए कि जो जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, यह भारत की महत्वाकांक्षी बुलेट परियोजना है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, बस हो गया। ठीक है, इस न्यूज़ में अब हम दक्षिण भारत की न्यूज पढ़ेंगे। दक्षिण भारत मतलब बताइए, दक्षिण भारत मतलब क्या हुआ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण भारत के राज्य हमारे यही सब है ना। ठीक है, अब हम साउथ इंडिया वाले राज्यों की न्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए केरल आ गया, केरल क्या है, साउथ इंडिया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को राज्य
सूक्ष्म जीव घोषित किया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, 28 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आधिकारिक तौर पर एक सूक्ष्म जीव को राज्य की पहचान के रूप में मान्यता दी। ठीक है, तो हमारा पता ये क्या इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। क्या है यह एक, देखिए यह एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो मिट्टी, किण्वित खाद्य पदार्थों और मानव आंत में पाया जाता है। मतलब जो हमारे जो फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि हम दूध से दही बनाते हैं, ठीक है, तो उस वो भी उसका भी फ्रेगमेंटेशन होता है। और मानव आंत मतलब ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को, ठीक है, सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया गया है। किसने घोषित किया है? केरल ने घोषित किया है। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो आप क्या कर देंगे, केरल ने बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। बस हो गया। अब आपको और जानना है कि बैसिलस सबटिलिस क्या है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लाइन अब आप अपने अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। और इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा फैक्ट है। देखिए कि केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। अब आप अलग से मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, आपको अलग से मुख्यमंत्री पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि केरल के जो हमारे मुख्यमंत्रियों का नाम क्या है, पिनाराई विजयन। ठीक है, ये भी आपका तैयार हो गया फैक्ट। यहाँ से अलग से मुख्यमंत्री पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब न्यूज पढ़िए आप ये वाली। इसमें लिखा है कि तमिलनाडु द्वारा सम्मे मोची इल्किया विरुद्ध पुरस्कार घोषणा। ठीक है, ये आपकी स्टेट स्पेसिफिक तमिलनाडु स्पेशल न्यूज है। ये क्या है, तमिल स्पेशल न्यूज। यदि आप तमिलनाडु के स्टूडेंट हैं और इस करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है 22 जनवरी 2026 को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भारतीय भाषाओं के लिए एक नए राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, उद्देश्य क्या है? भाषाई विविधता के माध्यम से भारतीय एकता को बढ़ावा देने, स्वतंत्र और रचनात्मक स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पुरस्कार का स्वरूप यह वार्षिक पुरस्कार हिंदी के अलावा 7 प्रमुख भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, बंगाली, मराठी, उत्कृष्ट कृतियों में दिया जाता है। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ दीजिए। क्या है, विजेता को 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, कह रहा आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर बनेगा नया स्पेस पोर्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड होगा, होप आइलैंड, उस पर हमारा नया स्पेस पोर्ट बनेगा। मतलब वहाँ से हम सेटेलाइट वगैरह भेज सकते हैं। ठीक है, और मतलब स्पेस एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब आप समझिए कि मतलब स्पेस क्राफ्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो ताकि जो है उसको बढ़ावा मिले, हमारे स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। ठीक, देखिए न्यूज़ क्या है कि 17 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्पेस सिटी पहल के तहत होप आइलैंड जो कि काकीनाडा के तट पर है, एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना की घोषणा की। ठीक है, यह सुविधा मुख्य रूप से निजी अंतरिक्ष मिशनों, अंतरिक्ष मिशन मतलब क्या, अब स्पेस जो हमारे मिशन है, ठीक है, जो छोटे छोटे स्पेस मिशन है, ठीक है, उनके प्रक्षेपण के लिए, उनके प्रक्षेपण को क्या करेगी, मदद प्रदान करेगी। ठीक है, और भूमध्य रेखा के निकट और भारत के पूर्वी तट होने के कारण यह प्रक्षेपण के दौरान ईंधन की दक्षता को वृद्धि करेगा। ठीक है, छोड़िए श्रीहरिकोटा और कुल शेखरपट्टनम के बाद यह भारत का तीसरा प्रमुख प्रक्षेपण स्थल होगा। ठीक है, कौन सा होगा, तीसरे नंबर का होगा। इसके पहले दो हमारे स्पेस पोर्ट दो हमारे पास और हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, श्रीहरिकोटा और कुल शेखरपट्टनम। श्रीहरिकोटा, ठीक, श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, और हमारे कुल शेखरपट्टनम, ठीक है, कुल शेखरपट्टनम में है। और ये भारत का कौन सा होगा, ये तीसरा प्रक्षेपण यान होगा। ठीक है, समझिए अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक, आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर बनेगा नया स्पोर्ट, मतलब आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड, पहले होप आइलैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, भारत का तीसरा प्रमुख प्रक्षेपण
स्थल होगा। ये तो हमारी हो गया करंट। और यदि हम स्टैटिक की बात करें कि स्टैटिक, तो स्टैटिक न्यूज़ हमारी देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक, यदि हम इसी न्यूज़ में इसी न्यूज़ में यदि हम स्टैटिक पोर्शन ढूंढें, मान लीजिए यदि हम इसी में स्टैटिक पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक, तो पहला स्टैटिक तो हमारा यही हो गया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है। दूसरा स्टैटिक क्या है कि कौन कौन कि भारत का तीसरा स्पेस 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 लॉन्च स्पेस लॉन्च प्लेस तो ये बन ही गया है। मतलब कौन सा बन गया है बताइए, होप आइलैंड। लेकिन दो हमारे कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे जो हमारा कौन सा था, पहले नंबर पे श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। ठीक है। और सेकंड हमारा कौन सा था बताइए, कुल कुलशेखर कुलशेखर पट्टम, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों तो हमारे रह चुके हैं। तीसरे नंबर का कौन सा बना, तीसरे नंबर का ये बन गया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब आइए होप आइलैंड के बारे में थोड़ा ही बताना चाहता है कि होप आइलैंड हमारा कहाँ पे है। ठीक है। तो ये होप आइलैंड हमारा कहाँ है, काकीनाडा तट, काकीनाडा तट पर है। ठीक है। काकीनाडा तट पर बंगाल की खाड़ी में एक स्थित छोटा सा द्वीप है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है। इसको आप जरूर याद करना कि हमारा होप आइलैंड हमारा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पर है। इसका निर्माण गोदावरी नदी की वितरिका कोरिंगा द्वारा लाए गए तलछट पर किया गया है। ये छोड़ दीजिए, भौगोलिक रूप से यह काकीनाडा खाड़ी के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करता है और लुप्त प्राय ऑलिव ढीले कछुओं के प्रजनन के रूप में पारिस्थितिक रूप महत्वपूर्ण है। ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काकीनाडा आंध्र प्रदेश विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना। ठीक है। ये नेशनल वे में हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना, ठीक है, का उद्घाटन किया गया। ठीक। देखिए 17 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काकीनाडा में, कहाँ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ, काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना की स्थापना की घोषणा की। ठीक है। सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। क्यों, इसका लक्ष्य क्या है कि घोषणा की, भारत ने हरित अमोनिया का पहला निर्यात जर्मनी, जापान और सिंगापुर का समझौता किया। ठीक, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये फैक्ट पढ़ लीजिए। देखिए हरित अमोनिया क्या होता है, ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया किसको बोलते हैं, यह एक नवीनकरणीय ऊर्जा, मतलब क्या होता है नवीनकरणीय ऊर्जा, मतलब क्या होता है बताइए, इसकी इंग्लिश क्या होती है। नवीनकरणीय ऊर्जा हम उसको बोलते हैं जिनको हम वापस से बना सकते हैं। जैसे कि हम सौर ऊर्जा, हम सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन सूर्य की कभी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। जब सूर्य निकलेगा, ठीक है, जब तक सूरज निकलेगा हम उससे एनर्जी बना सकते हैं, जैसे सोलर लाइट। ठीक है। लेकिन ये जब हम कोयले से कोई एनर्जी बना रहे हैं, लेकिन उसका हम, अब मान लीजिए कोयला ख़त्म हो जाएगा, इन फ्यूचर में कोयला ख़त्म हो गया, तो आप कैसे बनाएंगे, आप बना ही नहीं सकते। ठीक है। तो हमारी ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल मतलब वापस से पवन ऊर्जा, पवन से बना सकते हैं। ठीक है। तो जब तक हमारे पास, जब तक हवा चलेगी, हम उससे ऊर्जा बना सकते हैं। ठीक है। यही लिखा हुआ है कि यह नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त हरी हाइड्रोजन और हवा के नाइट्रोजन के मेल से बनाई जाती है। ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके नॉलेज के लिए था, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है, कर्नाटक के लककुंडी में मिले नवपाषाणकालीन आवेश। अब बताइए, ये न्यूज जो है हिस्ट्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवपाषाण काल आपने पढ़ा होगा, नियोलिथिकल पीरियड। ठीक है। तो कर्नाटक के लकुंडी जिले में नियोलिथिकल पीरियड के जो हमारे अवशेष हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछेगा कि नवपाषाणकालीन अवशेष भारत के किस राज्य में मिले हैं, तो आप क्या मारेंगे, कर्नाटक में। ठीक है। कर्नाटक के लकुंडी जिले में। ठीक है। अब न्यूज पढ़ लेते हैं कि किस चीज़ के आखिर ये हमको अवशेष मिले हैं। कह रहा 16 जनवरी 2026 को कर्नाटक के गडक जिले के लकुंडी गांव के कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के परिसर में खुदाई की गई, जिसमें ऐतिहासिक बस्ती के प्राचीनता के नए प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। वहाँ पर एक मंदिर है कर्नाटक में एक मंदिर है, उसका नाम है वीरभद्रेश्वर मंदिर। वहाँ पर कोई खुदाई का काम चल रहा होगा, जैसे इन्होंने खुदाई चालू की तो देखा कि ज़मीन के अंदर तो एक बस्ती बसी हुई है। अब इन्होंने जब मतलब हमारे साइंटिस्टों को बुलाया, जो हमारे
हिस्ट्री से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं जो हमारी हिस्ट्री की खोज करते हैं, बताते हैं कि कौन चीज़ कितनी पुरानी है। उन्होंने इसकी जांच की और देखा कि यार ये जो हमारे अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं वो तो हमारे नवपाषाणकालीन अवशेष हैं। ठीक है, नवपाषाणकालीन अवशेष, ठीक है, मतलब बहुत पुराने हैं। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा नवपाषाण काल में हमने जो है गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ की हमने खोज नवपाषाण काल में हुई थी। मानव ने बस्ती बनाना नवपाषाण काल में चालू किया था। ठीक है, आप बहुत सारा हिस्ट्री में आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इस ये नहीं इम्पॉर्टेंट हो जाती है, सिर्फ इतना नहीं इम्पॉर्टेंट है, इतना हिस्सा। ठीक है, और बाकी आप सब छोड़ दीजिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नवपाषाण काल देखिए लिखा हुआ, नवपाषाण नियोलिथिक एज, यह पाषाण युग का अंतिम चरण है। ठीक है, जिसकी शुरुआत भारत में 7000 ईसा पूर्व हुई थी। इस काल में मुख्य विशेषता कृषि की शुरुआत। देखिए अब बताइए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये फैक्ट हो गया। अब यहाँ से हम हिस्ट्री भी तैयार कर रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी करंट अफेयर तैयार करते करते हमको हिस्ट्री भी तैयार हो जा रही है। कैसे, देखिए इस काल में मुख्य विशेषता कृषि की शुरुआत, बताया था ना मैंने आपको, कृषि की शुरुआत, पशुपालन, ठीक है, पत्थर पर औजारों का उपयोग, ठीक है, स्थायी बस्तियों का निर्माण। ये पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है ये, कि पूछा था एक एग्जाम में कि स्थायी बस्तियों का निर्माण किस काल में चालू हुआ, पूरा पाषाण काल में कि मध्य पाषाण काल में कि नव पाषाण काल में। आंसर क्या होगा, स्थायी बस्तियों का निर्माण नव पाषाण काल में चालू हुआ। ठीक है, कृषि की शुरुआत किस किस काल में चालू हुई, किस कृषि की शुरुआत पूरा पाषाण काल में नहीं चालू हुई। पूरा पाषाण काल में तो आपने सिर्फ औजार ही बनाए, मानव पूरा पाषाण काल में फल फल फूल खाता था और मतलब जानवरों का शिकार करता था, उनको मार के खा जाता था। ठीक है, लेकिन मानव ने कृषि कृषि की शुरुआत नहीं की थी, पशुओं को पालता वालता नहीं था वो उसने पालना चालू किया है नवपाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारी देखिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की है भारत ने। तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की है। आइए देखते हैं क्या है ये डीप टेक स्टार्टअप नीति, आखिर ये है क्या। देखिए 9 जनवरी 2026 को चेन्नई में आयोजित यू इमेजिन सम्मेलन में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनुवाद किया। ठीक है, इस न्यूज़ को पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तभी हमारे समझ में आएगा कि क्या आखिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, नीति के तहत 100 डीप टेक स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें एआई, सेमीकंडक्टर, बहु अंतरिक्ष तकनीक, हरित ऊर्जा जैसे उच्च विज्ञान डोमेन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्टार्टअप टीएन के माध्यम से 40 स्टार्टअप को दुबई, सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेशकों के सामने अपनी तकनीक को पेश करके अवसर किया जाएगा। डीप टेक तकनीक है क्या, यह उन स्टार्टअप को संदर्भित करता है जिनका आधार वैज्ञानिक खोजों, इंजीनियरिंग का नवाचार है। ठीक है, क्या है डीप टेक, डीप टेक क्या है, डीप टेक एक तरीके से इंजीनियरिंग को और अच्छे लेवल से समझना, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, आपकी क्लाउड हो गई, आपकी एआई हो गई। ठीक है, ये है डीप टेक इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या है, खोजों को इंजीनियरिंग में और ज़्यादा हम क्या क्या इनोवेटिव सोच सकते हैं। ठीक है, यह स्टार्टअप विकास अवधि लंबी होती है, इसे भारी प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। यह समान ई कॉमर्स स्टार्टअप से अलग है जिसका मुख्य मूल बौद्धिक संपदा और जटिल तकनीक में निहित होना। ठीक है, डीप टेक इंजीनियरिंग क्या है, एक तरह से इंजीनियरिंग को ही आप इस लेवल तक डेवलप कर लें कि वो बहुत अच्छी हो जाए, जैसे कि एआई इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग। ठीक है, और आपकी जैसे उड़ने वाली कार बना देना। ठीक है, उड़ने वाली कार बना देना, चीन में आपने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियां आप ड्राइवरलेस कार हैं, मतलब वहां पर ड्राइवर की आवश्यकता ही नहीं बैठती, आप बैठ गए वो कार अपने आप चल रही है। ठीक है, इस तरह की इंजीनियरिंग डीप टेक टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो किसने चालू की भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति, तमिलनाडु ने चालू की। तो हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमारा तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक लॉन्च की। ठीक है, किस सम्मेलन में लॉन्च की, एक बार ये देख लीजिएगा कि ये सम्मेलन चेन्नई में एक सम्मेलन हुआ था, यू इमेजिन सम्मेलन, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है इसको लॉन्च किया गया, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
देखिए अब हम यहाँ पर कुछ यूपी से रिलेटेड न्यूज हम पढ़ लेते हैं, जो हमने यूपी के बारे में वन लाइनर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं और हम उसको अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत सारे ये न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है ये वाली, यह यूपी यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, और यूपी पीएससी कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वे सारी में इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से ये आप कह सकते हैं यह यूपी स्पेशल की न्यूज़ है, ठीक है। ये एसएससी वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाली, खासकर ये न्यूज़ एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए आप इसको मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि मतलब राज्य का पहला स्वच्छता डंप शहर कहाँ बना, लखनऊ में बना, ये आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में राष्ट्रीय गरीबी को कम करने में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है, बताइए, ठीक है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कि अब देखिए एक रिपोर्ट थी लेखपाल ने पूछी गई थी, ठीक है, लेखपाल के एग्जाम में, कि गरीबी से संबंधित कोई रिपोर्ट थी तो उसको कौन कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। गरीबी को कम करने वाली रिपोर्ट थी कोई, ठीक है। आप देख लीजिएगा लेखपाल का पेपर, तो उसमें एक ऑप्शन था वर्ल्ड बैंक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पर कई सारे ऑप्शन थे, आईएमएफ था, वर्ल्ड बैंक था, आपका आईबीआरडी था, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। कह रहा नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लैंड लॉक्ड राज्यों में किस श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बताइए। कि जो हमारा नीति आयोग है इसने निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया, उत्तर प्रदेश आया, ठीक है। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का मुख्य विषय क्या था, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा। झांकी का मुख्य विषय पूछ लेता है अधिकांशतः यूपी के एग्जाम में, आध्यात्मिक एवं डिजिटल प्रगति, ठीक है। नीचे न्यूज में यही कह रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के तहत जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश की किन नागरिकों के लिए विशेष स्वरोजगार योजना शुरू की गई, ग्रामीण महिलाओं के लिए, ठीक है। बताइए, एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के तहत, ठीक है, उत्तर प्रदेश की किन नागरिकों के लिए एक रोजगार योजना चालू की गई, तो आपका आंसर क्या आएगा, ग्रामीण महिलाओं के लिए, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के शुरुआती परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किन दो प्रमुख शहरों के शीर्ष रैंकिंग हासिल की, बताइए। स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, एक तरह का सर्वे है ये, तो उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों ने हमारी अच्छी रैंकिंग हासिल की, वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जनवरी 2026 में अपनी अंतिम चरण का परीक्षण और कनेक्टिविटी समीक्षा पूरी की, नोएडा इंटरनेशनल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पूछ लेता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, जेवर में है, ठीक है, नोएडा में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये देखिए उत्तर प्रदेश ने दूरसंचार पेंशन भोगी सुविधा के लिए किस पोर्टल ऐप के साथ एकीकृत किया, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका कि पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए किस पोर्टल को उमंग के साथ एकीकृत किया, ठीक है, उमंग ऐप के साथ किया, किसको किया, संपन्न पोर्टल को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कह रहा है जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित समावेशी शिखर सम्मेलन में किस राज्य के शिक्षा मॉडल और डिजिटल पहलों की सराहना की गई, उत्तर प्रदेश, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं आएगा एग्जाम में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2026 में किस विशिष्ट फसलों के परिवहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी, बताइए। कि उत्तर प्रदेश ने परिवहन के लिए मतलब किस विशिष्ट फसलों के परिवहन के लिए सब्सिडी योजना, क्या, आलू और टमाटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख कॉरिडोर परियोजना पर कार्य तेज किया गया, बताइए, शारदा कॉरिडोर परियोजना, नॉट इम्पॉर्टेंट। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, बताइए, कौन सा है, क्लस्टर आधारित एमएसएमई मॉडल, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, आप छोड़ सकते हैं। बिहार करंट अफेयर, देखिए यहाँ पर बिहार करंट अफेयर का वन लाइनर दिया हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कई राज्यों का दिया गया है, मतलब और से बहुत से राज्यों का वन लाइनर दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा हाल ही में महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी के लिए पुनर्जीवित करने के लिए बाघों का स्थानांतरण करने की मंजूरी दी गई, ठीक है, सहाद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है।
देखिए ये न्यूज हमारा इंपॉर्टेंट है कि किस किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को पुनः जीवित करने के लिए बाघों को ट्रांसकोलेट करने की मंजूरी दी गई। बताइए, सहाद्री टाइगर रिजर्व। ये पूछ सकता है ये कहाँ पे है, आपका ये फैक्ट पूछ सकता है, स्टैटिक फैक्ट। सहाद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कह रहा तेलंगाना सरकार ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की स्थापना की? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब तेलंगाना सरकार ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की स्थापना की? बताइए, हैदराबाद में। ठीक है। भारत ने नया अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थापित किया? बताइए, किस शहर में स्थापित किया? भारत का अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग केंद्र पानीपत में स्थापित किया। वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु की किस झील के तलछट में 4500 साल पुराना जलवायु रिकॉर्ड तैयार किया? कोड गई झील। ठीक है। बताइए, इन्होंने रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, 4500 साल पुराना जलवायु रिकॉर्ड तैयार किया है। किस झील में? कोडंगई झील। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है। पूछ लेगा ये झील कहाँ पे है, कहाँ पे है? बताइए कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है। ये आपका फैक्ट हो गया स्टैटिक। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025-26 में मिजोरम का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा? ठीक है। एक हमारा ये हमारे इंडेक्स है एसडीजी गोल्स। कह रहा मिजोरम का कौन सा जिला सबसे सबसे टॉप पर रहा? तो उसका जिले का नाम क्या है? हनाथियाल जिला। ठीक है। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है ये वाला इंडेक्स, हो सकता है ज़्यादा ना पूछा जाता है। ठीक है। तो आपसे भूल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कह रहा किन दो राज्यों ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में एक एमओयू साइन किया? ठीक है। कह रहा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए उड़ीसा और मेघालय ने। छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा कर्नाटक सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में जम्मा बाने भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के लिए भूमि राजस्व कानून में संशोधन किया? बताइए, कोडागू कुरुक्षेत्र। छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, कर्नाटक स्पेसिफिक न्यूज है। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? बताइए, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। भारत की है ना, देखिए भारत की है पहली, तो इंपॉर्टेंट हो गई। ओपन सी मतलब खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना। बताइए कहाँ शुरू की गई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की कौन सी राष्ट्रीय उद्यान जनवरी 2026 में भारत के लिए पुनः लाए गए चीतों की बढ़ती संख्या की चर्चा में रहा? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आ भी चुका है एग्जाम में। कह रहा है मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर पुनः लाए गए चीतों की बढ़ती जनसंख्या के कारण चर्चा में रहा? कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पे है बताइए? एमपी में है। ठीक है। स्टैटिक न्यूज है, याद कर लीजिए, स्टैटिक फैक्ट है, आपको याद करना होना पता होना चाहिए कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है। बताइए कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आपको अलग से स्टैटिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से स्टैटिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अभी देखिए, राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला की परिस्थिति की स्थिति की सुनिश्चित घोषणा की? अरावली। ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान में है। इस न्यूज़ को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेघालय के जंगलों में हाल ही में खोजी गई मेढक की दो नई प्रजातियों के नाम क्या हैं? बताइए। अब राव चरिस दाहोए राव चरिस इतना कठिन एग्जाम में एक्चुअली में नहीं आता कि मेघालय में दो मेढक मेढक की प्रजातियां खोजी गई, उनके आप नाम बताइए। नाम भी पता नहीं किस तरह के हैं, राव चर्चिस दादोए राव चर्चिस चकोइड। छोड़ दीजिए, नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है। अब आइए, कह रहा गुजरात के किस प्रमुख बंदरगाह को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन हब, मैंने बताया था हाइड्रोजन हब कहाँ बनाया गया था? कांडला गुजरात में। ठीक है। ये बताया था, न्यूज आप कवर कर चुके हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब आइए, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय। ठीक है। थैंक यू। यदि दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स।